हेलो स्टूडेंट्स, देखो पिछली क्लास में हमने यूनिट्स के बारे में डिस्कशन किया था। चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था यूनिट एंड मेजरमेंट का पहला पार्ट। देखो यूनिट और मेजरमेंट को दो पार्ट में करके हम पढ़ने वाले हैं। ये बात मैंने पिछली बार नहीं बताई थी, इसलिए बता रहा हूँ। यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर का नाम है, उसको दो पार्ट में करके पढ़ने वाले हैं। पहला पार्ट यूनिट एंड डायमेंशन करके और दूसरा पार्ट मेजरमेंट करके। क्लियर? वैसे बुक में पहले यूनिट दे रखा है, फिर मेजरमेंट दे रखा है, फिर डायमेंशन दे रखा है, ऐसा मिक्सअप दे रखा है। लेकिन यूनिट एंड डायमेंशन को अपन साथ में पढ़ेंगे और मेजरमेंट को बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यूनिट एंड डायमेंशन हमने स्टार्ट किया था, उसमें जो पहला पार्ट था यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था यूनिट एंड डायमेंशन में? यूनिट क्या होता है, यूनिट कितने टाइप की होती है, उसको फंडामेंटल यानी कि बेसिक यूनिट और डिराइव्ड यूनिट में कैसे डिफरेंस होता है, कैसे हम सिस्टम ऑफ यूनिट को पहचानते हैं कि एमकेएस यूनिट है, एसआई है, एफपीएस है या कौन सा था, सीजीएस है, ऐसा हम देखते हैं। अब हम अच्छा एक चीज रह गई, स्पेशल यूनिट्स कहते हैं। स्पेशल यूनिट्स होती हैं दो, क्या होती है? स्पेशल यूनिट्स होती है। इनका इसका दूसरा नाम भी होता है, वो बताता हूँ। पहले क्या होती है वो समझ लेते हैं। स्पेशल यूनिट कौन कौन सी होती है? एक होती है एंगल की, एंगल मेजरमेंट करते हैं ना। एंगल कौन सा एंगल? एंगल भी दो तरीके के होते हैं, ध्यान देना। ये जो है ना, एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। ओरे ये क्या बोला भैया, सॉलिड एंगल प्लेन एंगल, देखो समझते हैं। और ये सॉलिड एंगल प्लेन एंगल जो मैं बता रहा हूँ जीवन में कभी भूलने की चीज नहीं है। एक एंगल को तो आप जानते हो। अब मैं आज आपको बताने वाला हूँ एंगल की डेफिनेशन। जिन बच्चों ने मेरे से 10th पढ़ा है उनको एंगल की डेफिनेशन पहले से पता होगी, पता है ना? क्या है एंगल की डेफिनेशन? एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस। क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। ये होता है एंगल की डेफिनेशन। प्लेन एंगल एक्चुअली में कौन सा है? प्लेन एंगल है। क्या है कि जैसे मान लो आपने एक सर्कल का टुकड़ा जो होता है उसको आर्क लेते हैं, आप कोई भी एक रेडियस लेते हो किसी एक पॉइंट से, उसका एक सर्कल का छोटा सा पार्ट ऐसे कट कर देते हो, ये हो गया आर्क। ये ए बी आर्क है, ठीक है, और ये रेडियस है। जो रेडियस लेके आपने आर्क खींचा था, तो ये आर्क लेंथ एक्चुअली क्या है? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, जो रेडियस लेके आपने आर्क खींचा है। तो ए बी अपॉन आर, ये मेरे पास ये एंगल हो गया। क्लियर? थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? ए बी आर्क है ना, इसलिए ऐसा बनाया अपॉन रेडियस आर। अब ध्यान से देखो तो होता क्या है? ए बी लेंथ ऑफ आर्क है, मीटर में होगा। ये लेंथ मैं मेजर करूंगा मीटर में होगा, डिस्टेंस चली ना कुछ ऐसे दिया है, और रेडियस भी कुछ ना कुछ मीटर में है। अगर ये सेंटीमीटर तो ये भी सेंटीमीटर में। ध्यान से देखो तो ऊपर भी मीटर, नीचे भी मीटर, मीटर ने मीटर को मारा तो कुछ भी नहीं बचना चाहिए। लेकिन फिर भी हम एंगल को मेजर करते हैं ना। हाँ, एंगल को हमने किस में मेजर किया था? रेडियन में। याद करो, रेडियन में मेजर करते थे ना। तो रेडियन इज द स्पेशल यूनिट फॉर प्लेन एंगल। रेडियन इज द स्पेशल यूनिट फॉर प्लेन एंगल। वहीं सॉलिड एंगल की बात करते हैं। अब ये तो सारा काम है एक प्लेन में, इसलिए प्लेन एंगल यानी कि 2 डायमेंशन में। अगर मैं 3 डायमेंशन में सोचूं, 3 डायमेंशन पे कैसे सोचेंगे? मान लो कि मैं एक स्फीयर के अंदर हूं, इसके अंदर हूं, स्फीयर के अंदर, और उसके सेंटर पे हूं। उसके सेंटर से मैं अगर देखूं तो मैं बहुत बड़ा सा ऐसे पूरा ऐसे हाथ घुमाऊं तो पूरा स्फीयर कवर अप कर लूंगा, है? फिर से सोचना, ये डायग्राम से बताता हूं। यहां पर अगर मैं, ये स्फीयर है, सर्कल मत समझना, स्फीयर है। स्फीयर का एक एरिया है सामने की तरफ, ठीक है। मैंने ऐसे हाथ अपना, ये सेंटर ऑफ स्फीयर मानो, ऐसे हाथ घुमाऊंगा ऐसे पूरा, तो एक पूरी सरफेस को कवर अप कर लूंगा मैं, जिसकी रेडियस क्या होगी? मेरे हाथ की लेंथ इज द रेडियस। उस रेडियस को अगर मैं ऐसे घुमाऊं तो एक पूरा सरफेस एरिया कवर अप कर रहा हूं। तो ये जो सरफेस एरिया कवर अप किया मैंने, ये देखो ये सरफेस एरिया है, ये इस रेडियस ने कवर अप किया, ये रेडियस ने, और ये सेंटर है। अब 3D में मेजर करना है, 2D में नहीं। सर्कल का 3D होता है स्फीयर, होता है ना। सर्कल को 3D में बनाएंगे तो क्या बनेगा? स्फीयर बनेगा। और यहाँ पर क्या बनेगी? सामने की तरफ सरफेस। ये इस प्लेन एंगल को तो हम थीटा से डिनोट करते ही हैं जनरली, और सॉलिड एंगल को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। तो जैसे मैंने यहाँ थीटा लिखा, वैसे यहाँ क्या लिखूंगा? ओमेगा।
अब जिस तरह से प्लेन एंगल की डेफिनेशन मैंने क्या लिखी, आर्क अपॉन रेडियस, वैसे यहाँ पे आर्क की जगह क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो आर्क कवर अप किया था उसने 2D में यूं, तो आर्क अपॉन रेडियस किया था हमने। यहाँ पे कवर अप इसने क्या किया, एरिया किया है। तो सॉलिड एंगल जो है उसकी भी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। सॉलिड एंगल की डेफिनेशन क्या है, जो आपने आर्क की जगह कौन आया, एरिया, तो एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, अपॉन रेडियस का स्क्वायर, क्योंकि ऊपर एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, रेडियस की यूनिट मीटर, उसका भी स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर कट हो गया। लेकिन उस हिसाब से कुछ भी यूनिट नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी इसकी यूनिट होती है ओमेगा, इसका डिनोशन है, ये ओमेगा है। ओम लिखते थे ना अपन, ओम्स लॉ वाला ओम, वो उसको एक्चुअल में सिंबल का नाम ओमेगा है। तो ओमेगा सॉलिड एंगल का रिप्रेजेंटेशन है और इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। क्या होती है, स्टेरेडियन, ठीक है। तो ST आके RAD में लगाऊंगा, तो स्टेरेडियन मेरी यूनिट आ जाएगी। किसकी किसकी यूनिट आ गई, सॉलिड एंगल की यूनिट आ गई। प्लेन एंगल की ये है, रेडियन है, इसमें कोई इशू की बात है नहीं, सिंपल से आप किसी भी तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं। ये दोनों स्पेशल यूनिट्स होती है। यूनिट खत्म। हमने बेसिक फंडामेंटल यूनिट पढ़ी, हमने डिराइव्ड यूनिट पढ़ी, और हमने ऐसी यूनिट पढ़ी जिसमें कुछ यूनिट मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा जिसकी कुछ यूनिट नहीं होनी चाहिए थी, फिर भी आपने उसको यूनिट दे रखी है, ठीक है। मीटर अपॉन मीटर कट गया ना, कुछ भी नहीं होना चाहिए, है ना। अगर मैं बात करता, जैसे अपन बोलते हैं ना परसेंटेज निकालते हैं, तो परसेंटेज में परसेंटेज ही लिखते हैं सामने, या जैसे मानते हैं कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इस क्वांटिटी को अपन बोलते हैं स्ट्रेन, एक फिजिकल क्वांटिटी स्ट्रेन नाम की। तो इसमें ऊपर है चेंज इन लेंथ, यानी कि किसी भी एक रॉड को आपने खींचा, रॉड को खींचा तो उसकी लेंथ कितनी चेंज हुई, यानी पहले अगर 5 थी 5.6 हो गई, तो 0.6 हो गया चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी पहले जो लेंथ थी 5 मीटर थी। तो यहाँ पर मीटर अपॉन मीटर करूंगा तो ये कट हो जाएगा ना, मीटर में मीटर को कट किया कुछ भी। तो स्ट्रेन को मैं कहता हूँ यूनिटलेस क्वांटिटी। क्या कहता हूँ, यूनिटलेस क्वांटिटी। मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पर मीटर ने मीटर को कट किया, लेकिन ये क्वांटिटी यूनिटलेस नहीं बनी। इसमें जो क्वांटिटी बनी उसका यूनिट है, क्योंकि ये अलग तरह की फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि एंगल। यहाँ पर जो रेशियो है वो अलग तरीके का रेशियो है, आर्क और रेडियस में रेशियो है। यहाँ पर लेंथ अपॉन लेंथ का रेशियो था, ये यूनिटलेस क्वांटिटी। तो फिजिक्स में लॉजिक के साथ ही पढ़ना होता है सारी चीजों को, जैसी क्वांटिटी है ना वैसे। तो इन दोनों को स्पेशल यूनिट इसलिए बोला गया क्योंकि ऐसा देखा जाए तो होना चाहिए यूनिटलेस, लेकिन फिर भी हमने इनकी कुछ ना कुछ यूनिट रखी है। रेडियन डिग्री से इसको अपन कन्वर्जन करते हैं ना, रेडियन कैसे लिखते थे, पाई रेडियन यानी 180 डिग्री के इक्वल हो गया, 2 पाई रेडियन यानी कि 360 डिग्री के इक्वल हो गया। डिग्री में मेजर करते हैं ना एंगल को, तो उसी तरीके से लिखना है। अब ये तो हमने यूनिट्स के बारे में जान लिया, अब हम जानेंगे इसके बारे में, डायमेंशंस के बारे में। ये नोट कर लो, सीन को पॉज करके मैं डायमेंशंस के बारे में बताता हूँ। हेडिंग डालो डायमेंशंस। डायमेंशंस है क्या, तो सिंपल है। जब हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें, फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी थी, मास, लेंथ, टाइम, 7 क्वांटिटीज बताई थी मैंने, याद करो, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ओके। फिर 1 2 3 4 याद करो, हाँ ल्यूमिनस इंटेंसिटी था, ओके, वो मैं 6 नंबर पे लिखूंगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और कौन था याद करो, हाँ करंट, बिल्कुल सही, करंट हो गया। हाँ एक बचा, हाँ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, बिल्कुल सही, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हाँ मास के लिए मैं यूज करता था क्या, केजी, मीटर, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। अब हमको इनकी डायमेंशंस यूज करनी है। क्या यूज करनी है, डायमेंशंस। तो पहले डायमेंशन के लिए कुछ डिक्टेट कर रहा हूं, वो लिख लो आप
क्या है कि एनी फिजिकल क्वांटिटी भले वो डिराइव क्वांटिटी हो या बेसिक क्वांटिटी हो, कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ सम कॉम्बिनेशन ऑफ seven fundamental or base quantities. Seven fundamental or base quantities. For convenience of the base quantities, these are represented by a letter symbol. Letter, वो लेटर होता है जैसे A B C D लेटर होते हैं, by a letter symbol. These are known as dimensions. बड़ा इंग्लिश में लिख दिया, कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मुझे फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में लिखना है, जैसे मैंने यूनिट के फॉर्म में लिखा था ना, लेकिन यूनिट में क्या दिक्कत आती है, यूनिट के बहुत सारे सिस्टम हैं, MKS सिस्टम, SI सिस्टम, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, क्या क्या फॉलो करें। तो हमने सबको एक जगह लाने के लिए डायमेंशंस का लिया हेल्प। हमने कहा कि भले किसी की यूनिट केजी हो, ग्राम हो, पाउंड हो, कुछ भी हो, वहां पे अगर मास है ना, तो वहां जहां पर भी मास होगा वहां मैं लिखूंगा कैपिटल में। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में अगर मास की टर्म, एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे फोर्स लेके चलता हूँ। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन यानी कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसको मैं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिख सकता हूँ, और इसको मैं ग्राम की जगह पाउंड, सेंटीमीटर की जगह फुट पर सेकंड स्क्वायर में लिख सकता हूँ। तो फोर्स को मैं इन तीन तरीके से लिख सकता हूँ। मैं अलग अलग जगह अलग अलग यूनिट लिखूंगा, पागल हो जाऊंगा। तो मैंने सबको एक जगह लाने के लिए डायमेंशंस का यूज किया और डायमेंशन एनालिसिस का यूज किया। इसमें ये कोई भी दुनिया की फिजिकल क्वांटिटी हो, डिराइव क्वांटिटी बेसिकली, उसको मैं इन 7 के टर्म में रिप्रेजेंट करूंगा, और 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी लेटर यूज करूंगा। तो मास के लिए मैंने m यूज किया, लेंथ के लिए मैं l यूज करूंगा, टाइम के लिए मैं t यूज करूंगा, टेम्परेचर के लिए किसी बुक में आपको थीटा मिलेगा, किसी बुक में k मिलेगा, ठीक है। तो अभी मैं k ले लेता हूं। करंट के लिए आपको कैपिटल A, और लुमिनस इंटेंसिटी के लिए आपको I यूज करना है ना, इंटेंसिटी, I फॉर इंटेंसिटी, और मोल, इसके लिए तो मोल ही यूज करना है, MOL, ठीक है। मास, लेंथ, तो अभी जैसे मैं फोर्स की बात कर रहा हूं, तो फोर्स के अंदर क्या क्या है, तो हमको इस फिजिकल क्वांटिटी को ये समझना है किस किस से मिलकर बना है। ये मास और एक्सेलरेशन से मिलकर बना है, और एक्सेलरेशन किससे बना है, डिस्टेंस और टाइम से मिलकर बना है। तो इस फोर्स का अगर मैं डायमेंशन फॉर्मूला लिखूंगा, डायमेंशन फॉर्मूला मतलब ये वाला फॉर्मूला नहीं है जिससे कुछ निकालना है, डायमेंशन का यूज करके फोर्स को रिप्रेजेंट करूंगा। तो जहां पर भी फोर्स होगा, तो फोर्स किस किस फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बना है, वो इसकी डायमेंशन फॉर्मूला मुझे बताएगा। तो फोर्स किस किस से मिलकर बना है, मास है इसके अंदर, डिस्टेंस है और टाइम है, तीन चीजें हैं ना इसके पास, मास भी है, डिस्टेंस भी, टाइम भी है, ऐसा। तो मास कैसा है, मास है, केजी है, केजी की पावर क्या है, 1 है, तो m लिख दिया। डिस्टेंस है यहाँ पे, डिस्टेंस मतलब लेंथ है, यहाँ पर लेंथ है ना, लेंथ की यूनिट 1 है, तो l की पावर 1 हो गई। पावर 1 लिखा नहीं जाता है ना, इसलिए मैं ऐसे लिखता हूँ। टाइम की पावर क्या है, टाइम है इसमें सेकंड है ना, तो टाइम है, टाइम की पावर क्या है, 2 है, लेकिन डिनोमिनेटर में है, तो -2। तो दिस विल बिकम द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर फोर्स। बहुत सिंपल है ना। अब क्यों बता रहा हूं मैं, सबके डायमेंशन फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए ताकि मैं डायमेंशन एनालिसिस करूं, डायमेंशन एनालिसिस भी बताऊं। पहले डायमेंशन फॉर्मूले पे डिस्कशन करें। तो सारी फिजिकल क्वांटिटीज जो बेसिक वाली हैं, उनको मैं किन लेटर सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं पता चल गया, उनसे मैं डिराइव क्वांटिटीज को करूंगा, डिराइव क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूलास निकालूंगा। करते हैं, निकालते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए लिया मैंने, सारी लेते हैं, एक काम करते हैं, नंबर ही डाल देते हैं। डायमेंशन फॉर्मूलास ऐसे हेडिंग डाल देना। एरिया का निकालना तो क्या होगा, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, मीटर यानी लेंथ, तो लेंथ का स्क्वायर तो L2, तो m0
L2 T0। वैसे कहने को तो ये सारे सिंबल हैं, ये भी सारे लिखने हैं, जो है उसके ऊपर पावर 2 लगा दिया, बाकी सब पे 0 लगाना है। लेकिन जो मैक्सिमम नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो MLT इनसे ही मिलकर बनी होती है, मैक्सिमम, मैंने सारी नहीं बोला। इसलिए हम MLT ही लिखते हैं। जहां पर A होता है वहां पर A लिखेंगे, जहां पर I होगा वहां ही लिखेंगे, जहां पर टेम्परेचर की टर्म आएगी वहां K या थीटा लिखेंगे। अलग अलग का अलग अलग चीज होता है, तो अपन K को प्रेफरेंस दे रहे हैं अभी, ठीक है। दूसरा वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम की यूनिट L3, ऐसा लिख सकता हूं मैं, ऐसा भी लिख सकता हूं, है ना, क्योंकि जब मैं जल्दबाजी में काम करूंगा तो मैं ऐसा लिखूंगा, नहीं तो मैं M0 L3 T0 ऐसा लिखूंगा। अब मैं बात करूंगा और डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, है ना। तो मास यानी कि m हो गया, वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी कि मीटर का क्यूब, मीटर यानी लेंथ, लेंथ का क्यूब, लेंथ का क्यूब डिनोमिनेटर में है तो क्या होगा l की पावर -3, m की पावर 1 है, लिखना नहीं होता 1, l की पावर -3 और t 0, टाइम की कोई टर्म है ही नहीं। ये मेरे पास डेंसिटी के बारे में आ गया। इसी तरीके से जो मैं लिख रहा हूं ना उसका पहले खुद बनाना, फिर मैच करना मैं कैसे बना रहा हूं, ठीक है। डेंसिटी के बाद में फोर्स, फोर्स का मैंने बना ही दिया था अभी, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो मास का m आ गया, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर का l, सेकंड स्क्वायर का t -2, पर सेकंड स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, अभी हमने बनाया था। एनर्जी का बनाओ, एनर्जी का कैसे बनेगा, एनर्जी होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स का मेरे पास है m(L)T-2 इनटू डिस्टेंस, इनटू डिस्टेंस यानी l से मल्टीप्लाई करूंगा तो l की पावर 2 हो जाएगी। समझ में आ गया। उसके बाद में आएगा एनर्जी के बाद वर्क का भी यही होगा। अच्छा, प्रेशर का देखते हैं। ये सारे मैं यूनिट्स बता चुका हूं, वही सेम डिस्कशन चल रहा है ना, तो यूनिट आपको पता है या फॉर्मूला पता है तो आप सब कुछ कर सकते। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का मेरे पास है ये रहा, क्या है, फोर्स बहुत फेमस है, ध्यान देना, फोर्स अपॉन एरिया, एरिया का L2, कैसे कर रहा हूं पता चल रहा है तुम्हारे को, सिंपल सिंपल गणित है, n की पावर 1, l की पावर यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो l की पावर l की पावर 1 नीचे बची, एक l ने एक l को काटा होगा, एक l नीचे बची यानी l की पावर -1 हो गई, टोटल देखा तो l नीचे का बना -1, तो m l -1 t -2, सिंपल है ना। इस तरीके से आपको करना है प्रेशर। उसके बाद में कौन आएगा भैया, और बता कुछ फिजिकल क्वांटिटी से लिस्ट कर। करंट का तो एक ही है, चार्ज में कर सकते हैं, चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, तो उसके अंदर क्या होगा m0 l0 t1 a1, t की पावर भी 1 और a की पावर भी 1, a इनटू t हो गया ना, सिंपल t a या a t ऐसा। अच्छा, और भी बताते हैं, और भी करते हैं, ये नोट कर लेना स्क्रीन को पॉज करके कि आपको इन सब के लिए क्या है लेकर यूज करना है। सबसे ज्यादा MLT से मिलकर बने होते हैं, जहाँ एसेंशियल जो जरूरत पड़ेगी वो मैं लिख लूंगा। और भी करते हैं। अगर मैं बात करूं पोटेंशियल डिफरेंस की, बहुत फेमस पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट तो आपको वोल्ट पता है भैया, वोल्ट का क्या करूं, वोल्ट से तो कुछ बन नहीं रहा, तो पोटेंशियल जहां पर यूनिट नहीं पता वहां पे फॉर्मूला याद रखो, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन याद रखो, वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक सर्किट, ये होता था 10th क्लास पढ़ा था। तो पोटेंशियल डिफरेंस है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये दिमाग में चला, वर्क यानी एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला वो रहा m(L)2T-2, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर वर्क या एनर्जी, और नीचे चार्ज, चार्ज का मुझे पता है क्या है TA, देखो जो काम की चीजें वही लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे फाइनल आंसर क्या लिखना है, तो m है, हाँ भाई है, l है, हाँ भाई है, t है, ओके, t -3 हो गया और a -1 हो गया, दिस इज द, कुछ मिसिंग तो नहीं है ना,
हाँ सही किया है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का हो गया। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूँ रेजिस्टेंस का निकालो, खुद से निकालो, पहले खुद से निकालना, ऐसा नहीं कि सीधा टापते जा रहे बस सर करा रहे ना, फिर क्या है रेजिस्टेंस। ओ माय गॉड, रेजिस्टेंस की रिलेशन तो पता है ना, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। अरे भैया ओम का क्या करेंगे, रेजिस्टेंस की रिलेशन तो पता है, रेजिस्टेंस इक्वल टू V अपॉन I होता है। हाँ सर V अपॉन I तो होता है, V का निकाल चुका हूं ना मैं, यही तो होता है V का आ गया M L, ये M कैपिटल है ना, ठीक है, M L 2 T माइनस 3 A माइनस 1 अपॉन A, क्योंकि करंट का होता है A। ये डब्बा बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि डायमेंशन फॉर्मूला लिखने का यही तरीका होता है कि बॉक्स ब्रैकेट आप बनाएं। इस टाइप के मार्क्स होते हैं कई स्कूलों में होते हैं, लेकिन ये डब्बा बना हुआ होता है, रूल होता है, रूल के हिसाब से लिख रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं है, आपके साथ रूल है। तो A क्या होगा M L 2 T माइनस 3 A माइनस 2। तो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस। और फिजिकल क्वांटिटीज हैं, और देखते हैं कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को याद करें। याद आएगी तो मैं बता दूंगा, और भी फिजिकल क्वांटिटीज याद आती है। अच्छा ये याद है, अच्छी फ्रीक्वेंसी याद है, 10 नंबर पूरे हो जाएंगे। फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। अब हर्ट्ज का मतलब क्या निकालेंगे, हर्ट्ज तो जानते हैं, मैंने कहा था जहाँ यूनिट को नहीं समझो वहाँ डेफिनेशन या फॉर्मूला को याद रखो। डेफिनेशन क्या थी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन कोई काउंटिंग नंबर है, उसका तो यूनिट होता नहीं है, लेकिन पर यूनिट टाइम है। पर यूनिट टाइम यानी कि 1/t, तो इसका फॉर्मूला 1/t हो गया। 1/t यानी कि m0 L0 पर यूनिट टाइम है ना, t माइनस ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी होगा। वेवलेंथ, वेव की लेंथ यानी कि m0 L1 T0 वेवलेंथ। इस तरीके से और भी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी तो हम उसमें आराम से कर सकते हैं। फिर अपने पास बहुत सारी और भी चीज़ें आएंगी, जैसे स्टिफनेस आएगा, इलास्टिसिटी आएगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आएंगी, स्ट्रेन आएगा। जैसे जैसे हम नए नए फिजिकल क्वांटिटीज से मिलेंगे, उनकी या तो हमको डेफिनेशन पता होगी या उनकी यूनिट पता होगी। यूनिट या डेफिनेशन की नॉलेज का यूज़ करके हम उनका डायमेंशन फॉर्मूला पता लगा सकते हैं। ओके, मोमेंटम का तुम खुद पता लगाओ, एंगुलर मोमेंटम का पता लगाओ, ठीक है, टॉर्क का पता लगाओ, ऐसे और भी फिजिकल क्वांटिटीज ढूंढते जाओ जो आपने जान पहचान की, आपने कभी ना कभी पढ़ी है। एक्सेलरेशन मैंने लिखा नहीं, एक्सेलरेशन ऐसे दिख गया, फोर्स के अंदर मास को हटा दो तो ये वाला हिस्सा एक्सेलरेशन ही दिख रहा है, इसका यूज करके आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। इस तरीके से आप है। अब हम पढ़ेंगे डायमेंशन एनालिसिस, ये नोट कर लो, फिर अच्छे से डायमेंशन एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। फिर डायमेंशन एनालिसिस स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ये डायमेंशनल एनालिसिस होता क्या है, देखते हैं। अब हमने डायमेंशन फॉर्मूलाज पढ़ लिए, अब इन डायमेंशनल फॉर्मूलाज को यूज करके हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। काफ़ी 4 कैटेगरी की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसमें से 3 मतलब 4 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसी को हम डायमेंशन एनालिसिस कहते हैं। इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, जो डायमेंशन फॉर्मूला हमने निकाले अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के, उसका यूज करके हम कुछ प्रॉब्लम्स होती है वो सॉल्व करते हैं। अब इनको कैटेगरीज क्या होती है, पहला यूज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस का मतलब लिख दे रहा, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स यूजिंग द डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। तो पहला यूज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, यूजेस, पहला यूज है टू डिटरमाइन डायमेंशन ऑफ unknown physical quantity in a given relation among different physical quantities, यानी मान लो आपके पास एक रिलेशन दे रखी है जिसमें बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उसमें से कोई एक या दो क्वांटिटी का आपको डायमेंशन नहीं पता, बाकी सबका पता है, तो आप जिसका नहीं पता उसका पता लगा सकते हो यूजिंग दिस डायमेंशन एनालिसिस।
एक एग्जांपल से समझते हैं पहले यूज को। जैसे मान लो आपको बोल रखा है वेलोसिटी, एक वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, वो कैसे दे रखा है, अल्फा, क्या समझना, अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। अब ये जो सारे इसमें से 4 यूज में बताऊंगा, मैं बोला था ना 3, तो 4 यूज में बताऊंगा जिसमें से 3 है ना वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे बेसिस है। किसके ऊपर बेसिस है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब ये होमोजेनिटी क्या है भैया, थोड़ा बायोलॉजी वाला नाम लग रहा है, नहीं भाई साहब कोई बायोलॉजी वाला नाम नहीं है, सिंपल है। क्या मतलब है, जैसे मैंने कहा 5 लीटर दूध में 2 मीटर कपड़ा जोड़ूं तो क्या है सर, ये कैसा सवाल है, 5 मीटर दूध में 2 मीटर कपड़ा हम जोड़ेंगे कैसे, दोनों फिजिकल क्वांटिटीज ही अलग अलग हैं, मैं वॉल्यूम के अंदर डिस्टेंस कैसे, लेंथ कैसे जोड़ सकता हूं सर, कैसे सवाल पूछ रहे हो, ऑब्वियस बात है, ये हम बचपन से जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। किसी भी 2 क्वांटिटीज को तभी आप ऐड, सब्ट्रैक्ट या कंपेयर, क्या 3 टर्म मैंने बोली, ऐड, सब्ट्रैक्ट या कंपेयर, तभी आप कर सकते हो जब उनकी डायमेंशन सेम हो। क्या सेम हो, उनकी डायमेंशन सेम हो, तभी आप उनको ऐड, सब्ट्रैक्ट या कंपेयर कर सकते हो। समझ गए मेरी बात को। अब क्या करना है, यहां पर वेलोसिटी इज इक्वल टू दिस प्लस दिस दे रखा है, यानी कि इन दोनों को ऐड करके कुछ ना कुछ वेलोसिटी मिल रही है ना, यानी कि इसकी जो डायमेंशन है और इसकी जो डायमेंशन है वो वही होगी जो वेलोसिटी की डायमेंशन है। यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मैंने जो स्टेटमेंट बोला ना, वी कैन ऐड, सब्ट्रैक्ट और कंपेयर 2 और मोर फिजिकल क्वांटिटी ओनली व्हेन देयर डायमेंशंस आर सेम, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। एक ही स्टेटमेंट समझ में आ गया ना, 5 किलो आलू और 3 किलो कांदे मैं कंपेयर कर सकता हूँ, केजी है, ठीक है, उनकी डायमेंशन सेम है, दोनों में mm आएगा, ठीक है। डेंसिटी को डेंसिटी के साथ कंपेयर कर सकता हूँ, डेंसिटी में डेंसिटी ऐड कर सकता हूँ, लीटर में लीटर ऐड कर सकता हूँ, मीटर में मीटर ऐड कर सकता हूँ, मीटर पर सेकंड में मीटर पर सेकंड ऐड कर सकता हूँ, न्यूटन में न्यूटन ऐड कर सकता हूँ, न्यूटन में से न्यूटन माइनस कर सकता हूँ, एक फोर्स 5 न्यूटन इधर 3 न्यूटन इधर, तो मैं न्यूटन में से न्यूटन माइनस करूंगा ना, तो मैं सिंपल कर सकता हूँ कि एक सेम तरह की फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या कंपैरिजन कर सकता हूँ, लेकिन मीटर लीटर में नहीं कर सकता। तो वही चीज यहाँ पर है, वेलोसिटी इज इक्वल टू दिस प्लस दिस दे रखा है, इसका मतलब 2 फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड किया है तो हमको क्या मिल रही है, वेलोसिटी, यानी कि ये जो है ये भी मीटर पर सेकंड है और ये भी मीटर पर सेकंड है। टी यहाँ पर टाइम है, बी यहाँ पर वेलोसिटी गिवन है, टी टाइम गिवन है, आपको अल्फा का डायमेंशन फार्मूला, जब शॉर्ट में लिखा मैंने अल्फा का डायमेंशन फार्मूला और बीटा का डायमेंशन फार्मूला पता लगाना है। क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखने का तरीका मस्त करना है, लगाते हैं। हमको पता है कि हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऐसा लिखना है। आपको क्या पता चलता है, डायमेंशन ऑफ v यानी वेलोसिटी की डायमेंशन वही होगी जो अल्फा इंटू टी की डायमेंशन है। अल्फा इंटू टी करने के बाद ध्यान देना, क्योंकि तो एक टर्म बन गई ना, मल्टीप्लाई करने के बाद वेलोसिटी बना है। जैसे डिस्टेंस इंटू टाइम, ओ डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इंटू 1 अपॉन टी, क्या ऐसा कुछ है ना। अल्फा इंटू टी ऐसा लिख सकता हूँ, अल्फा की डायमेंशन इंटू टी की डायमेंशन। टी तो मुझे पता है टाइम होता है ना, तो टी की इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ ना। फिर तो अल्फा की डायमेंशन मुझे पता लगानी है और साथ में मेरे साथ कौन है, टी है, क्योंकि m0 l0 और t अभी मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ इसलिए t लिख दिया गया। v की डायमेंशन v क्या होता है, मीटर पर सेकंड, तो m तो 0 है इसमें, l मीटर है पर सेकंड है, तो ये हो गया। ठीक है, अब मुझे अल्फा की डायमेंशन पता लगानी है, तो अल्फा की डायमेंशन इज इक्वल टू, ये t इधर डिवाइड हो जाएगा, m0 l t-1 अपॉन t। तो मेरे पास आ गया ना अगले स्टेप में, क्या है अल्फा की डायमेंशन, क्या आ गई, देयरफॉर अल्फा की डायमेंशन आ गई m0 l1 t-2। हो गया सिंपल, आ गया ना। तो अल्फा की डायमेंशन वही है, एक एक्सीलरेशन की होनी चाहिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बीटा इंटू टी स्क्वायर, बीटा की डायमेंशन इंटू टी स्क्वायर है टी का स्क्वायर, यानी कि ये जो टर्म है वो भी मीटर पर सेकंड ही होना चाहिए, इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड। ठीक है, m0 लिखा नहीं है मैंने अभी। तो l t-1 अपॉन टी स्क्वायर
बीटा की डायमेंशन, बीटा की डायमेंशन, बीटा की डायमेंशन क्या आ गई, एल टी माइनस 3, एम मेरा 0 हो गया बीटा की डायमेंशन। तो मैंने क्या किया, कोई एक रिलेशन दे रखी है टू डिटरमाइन डायमेंशन ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी। तो अल्फा और बीटा दो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी थी जिनके डायमेंशन मुझे पता नहीं थी, अननोन थे, गिवन रिलेशन थी अपने पास, ये रिलेशन ट्रू आपको बता रही कि यहाँ पे ये सत्य है। तो हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यानी बचपन से जो पढ़ रहे हैं वही उसको एक टेक्निकल नाम दे दिया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड सब्ट्रैक्ट या कंपेयर तभी कर सकते हैं जब उनकी डायमेंशन सेम हो। यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी, मतलब मीटर पर सेकंड ये आ रहा है तो किसी मीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड से ऐड किया होगा तभी मीटर पर सेकंड आया होगा। लीटर जैसे 5 लीटर प्लस 3 लीटर इज इक्वल टू 8 लीटर बोलते हैं ना, आएगा तो वॉल्यूम में ही आंसर। उसी तरीके से मीटर पर सेकंड में भी वही होगा। मैंने ये कर लिया, नोट कर लो। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ जिसके अंदर आपको खुद को पता लगाना है कि डायमेंशन क्या है। तो आपके लिए होमवर्क यहाँ लिख देता हूँ पहले इससे रिलेटेड ही होमवर्क है। आपको गिवन है, क्या गिवन है, फोर्स इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी क्यूब। समझ गए, फोर्स इज इक्वल टू, तो है फोर्स एट टी टाइम आपको गिवन है, अल्फा बीटा और गामा की डायमेंशंस आपको पता लगानी है। क्वेश्चन समझ में आ गया, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट, आराम से कर लेना, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। दूसरा यूज डिस्कस करते हैं फिर।